रूस की सेना यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह पर कब्जा करना चाहती है। ओडेसा पर लगातार मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। ओडेसा वो इलाका जो ब्लैक सी से सटा हुआ है और अगर रूस इसमें कामयाब हो जाता है तो ब्लैक सी पर रूस का दबदबा और बढ़ जाएगा। ओडेसा में अगर हम देखें तो इसी के जरिए, ब्लैक सी के जरिए यूक्रेन व्यापार करता है, यूरोप में सारी चीजें भेजता है, राशन वहां तक भेजता है और वो इलाका अभी धमाकों की भेंट चढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए आप पूरी कहानी देखिए। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला। ये हमले किसी टैंक से नहीं किए गए, बल्कि ओडेसा में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों का कहर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सामने है। ओडेसा करीब करीब मलबे में तब्दील हो चुका है। समंदर किनारे बसे शहर की खूबसूरती वीराने में बदल गई। ओडेसा के मेयर से सुनिए पुतिन के आक्रोश की तबाही और बर्बादी वाली दास्तां। Попала русская ракета. Всего было выпущено по Одессе 7 ракет. Данное предприятие, работающее предприятие, на котором шел рабочий процесс, погиб один человек, раненые, получили ранения средней тяжести. Ничего общего с военной инфраструктурой или с военными объектами это предприятие не имеет. Никаких здесь складов оружия, боеприпасов. रूस ने फिलहाल मारियुपोल और बर्दयांस्क जैसे बंदरगाह वाले शहरों पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही उसकी सेनाओं ने निकोलेव और ओडेसा को भी पूरी तरह सील करने के साथ ब्लैक सी में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही को रोक दिया है। पुतिन मानकर चल रहे हैं कि जमीन पर अब तक नहीं झुके ज़ेलेंस्की समंदर को सील करने से सरेंडर के लिए मजबूर हो जाएंगे। पुतिन की सोच के पीछे की वजह को समझने के लिए आपको ओडेसा का भूगोल समझना बहुत जरूरी है। दरअसल ओडेसा यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। खेरसोन पर पुतिन का पहले से कब्जा है और ओडेसा पर भी रूस नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो यूक्रेन का काला सागर से संपर्क टूट जाएगा। दक्षिण में क्राइमिया पर भी रूस का ही कब्जा है और इसी के चलते दक्षिणी हिस्से में अजोव सागर से यूक्रेन का संपर्क कट चुका है। रूस ने यूक्रेन से लगे मोल्दोवा में भी विद्रोहियों का समर्थन किया है। इस तरह से जब काला सागर और अजोव सागर से यूक्रेन का कनेक्शन कट हो जाएगा तो यूक्रेन एक लैंडलॉक देश में तब्दील हो जाएगा। ओडेसा पर मिसाइलों की मार से ज़ेलेंस्की की कमर टूटना तय है, क्योंकि ओडेसा में पुतिन का पताका फहराने का मतलब सिर्फ यूक्रेन की हार नहीं होगी, बल्कि उन तमाम यूरोपीय देशों के लिए झटका होगा जो काला सागर के रास्ते यूक्रेन से राशन मंगवाते हैं। पुतिन को पता है कि जब से युद्ध की शुरुआत हुई है ज़ेलेंस्की यूरोप को राशन कम भेज रहे हैं और काला सागर के रास्ते हथियार ज्यादा मंगवा रहे हैं। इसी कनेक्शन को पुतिन काटना चाहते हैं और ओडेसा को मलबे में तब्दील कर रहे हैं। मतलब यूक्रेन के पास कोई भी बंदरगाह नहीं बचेगा। समंदर के रास्ते आने वाले यूरोप के हथियार यूक्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओडेसा पर रूसी झंडा फहराने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होगा। रूस का एरोड़ा यूरोप की रोटी का कटोरा कहे जाने वाले यूक्रेन के खाने पीने के सामान के निर्यात को रोक देगा, क्योंकि काला सागर के रास्ते ही यूक्रेन का खाद्यान्न यूरोप पहुंचता है। ये तथ्य है कि साल 2019 और 20 में यूक्रेन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न निर्यात करने वाला देश था। 2021 में उसका कृषि निर्यात करीब 25% तक बढ़ा। इसमें गेहूं, मक्का और दूसरे अनाज शामिल हैं। साथ ही सब्जियां और खाने वाला तेल भी वहां से बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। यही नहीं, यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा चिकन का निर्यातक है। ब्लैक सी में रूस की रुकावट की वजह से इन देशों को यूक्रेन के खाने के प्रोडक्ट के बिना ही रहना होगा।
यानी पुतिन एक तीर से दो टारगेट साध रहे हैं। यूक्रेन को आर्थिक रूप से तबाह करने की और यूरोप पर यूक्रेन की मदद को उस तक नहीं पहुंचने देने की। ज़ेलेंस्की की कातर पुकार इसीलिए है। ज़ेलेंस्की को पता है कि ओडेसा हाथ से निकला तो अंजाम बहुत बड़ा होगा। Зазвичай 9 травня європейці згадували ціну миру, яка була сплачена всіма народами нашого континенту, сплачена 77 років тому. Говорили, як не допустити повторення такої страшної війни. Зрозуміло, що зараз усе по-іншому. В європейських столицях головна тема – це та ціна миру, яку ще доведеться сплатити, зупиняючи розв'язану Росією війну. А також ціна для Росії за यूक्रेन अपने अनाज को ट्रेन के जरिए पूर्वी यूरोप होते हुए भेज सकता है, लेकिन ये वहां छिड़ी जंग की वजह से मुमकिन नहीं है। वैसे भी यूक्रेन की गेहूं और मक्के की उपज युद्ध की वजह से खराब हो चुकी है, और जो बची भी है जिसे वो निर्यात करना चाहता है, रूस उसे रोक देना चाहता है। आपको याद होगा, रूस ने अज़ोस्ताल स्टील प्लांट पर हमला करके यूक्रेन की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया था। ये यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया से जोड़ती है। इसे दुनिया के सबसे अच्छे जलमार्गों में से एक माना जाता है। अगर राइन नहर को यूक्रेन खो देता है तो विदेशी व्यापार बंद हो जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने कई शहरों पर कब्जा किया, लेकिन ओडेसा और कीव अभी भी पुतिन की पकड़ से दूर है। ओडेसा पर लगातार मिसाइलों से हमला हो रहा है, लेकिन ओडेसा पोर्ट पर अभी भी यूक्रेन का झंडा है। रूस के विक्ट्री डे पर ज़ेलेंस्की वीडियो बना रहे थे। ज़ेलेंस्की को मालूम है कि ना तो रूस के हमलों की रफ्तार कम होने वाली है और ना ही यूक्रेन को यूरोप और अमेरिका से मिलने वाले हथियारों की सप्लाई कम होने वाली है। मतलब साफ है, ओडेसा अभी और झुलसेगा। असल में ओडेसा बहाना है, ब्लैक सी निशाना है। ये ब्लैक सी सामान्य लहराता सागर नहीं है। इस पर रूस राज करता रहा है और इसी ब्लैक सी में रूस को अपना जंगी जहाज मॉस्कोवा खोना पड़ा था। यूक्रेन ने मॉस्कोवा को ओडेसा से मिसाइल दागकर ही नष्ट किया था। इसके बाद इसी ब्लैक सागर के तल में तैर रही अपनी सबमरीन से रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल मारी थी। ओडेसा से कुछ ही दूरी पर रूस का सैन्य अड्डा सेवास्तोपोल भी है और कुछ ही दूर क्राइमिया है, जिस पर रूस का कब्जा है। ओडेसा पर कब्जे का ये भी मतलब होगा कि रूस का मारियुपोल से लेकर ब्लैक सागर के किनारे ओडेसा तक एक छत्र राज कायम हो जाएगा। पुतिन के लिए ओडेसा की अहमियत क्या है, इससे साफ है। लेकिन सवाल यह है कि युद्ध की शुरुआत से ही पुतिन ओडेसा पर हमले करते आए हैं। शहर बर्बाद भी हुआ, लेकिन पुतिन की ख्वाहिश अब भी अधूरी है। अब देखना यह होगा कि ओडेसा कब तक अपनी आजाद फिजा का जश्न मनाता रहेगा, क्योंकि पुतिन अभी रुकने वाले नहीं हैं। अभी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, बाद में किसी और घातक मिसाइल से ओडेसा पर प्रहार करेंगे। कब तक ऐसे प्रहार होता रहेगा? कभी कीव जलता है तो कभी मारियुपोल, और अब ओडेसा पर एक के बाद एक धमाके। अब हम आपको उन 5 रास्तों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर चलकर ज़ेलेंस्की और पुतिन अगर चलते हैं तो फिर युद्ध तो खत्म होगा, मानव जीवन भी बचेगा, अरबों का नुकसान भी नहीं होगा। एक रिपोर्ट आप देखिए। जंग आप जब चाहते हैं तब शुरू होती है, लेकिन आपके चाहने पर जंग खत्म नहीं होती। ये महान दार्शनिक मैकियावेली का कथन है, जो उन्होंने अपनी किताब फ्लोरेंस के इतिहास में लिखा है। यही रूस यूक्रेन महायुद्ध में भी दिख रहा है। पुतिन की प्लानिंग के मुताबिक अब तक कुछ भी नहीं हुआ। जिस यूक्रेन को माना जा रहा था कि रूस के सामने 72 घंटे भी नहीं टिकेगा, वो 76 दिनों से टिका हुआ है। अब सवाल है कि इस युद्ध की शाम कैसे होगी। पहली वजह, पुतिन के तेज हमले के सामने ज़ेलेंस्की सरेंडर कर दे या ज़ेलेंस्की देश छोड़कर चले जाएं। यूक्रेन में पुतिन की कठपुतली सरकार बन जाए। ऐसे में पुतिन रूसी फौज को वापस बुला लेंगे, जिसके फिलहाल दूर दूर तक आसार नहीं दिखते।
जेलेंस्की उल्टे बढ़ते दिनों के साथ और आक्रामकता से पेश आ रहे हैं, पुतिन को खुली चुनौती दे रहे हैं। Служби безпеки України. Дуже символічно, що саме у день अब आते हैं युद्ध खत्म होने के दूसरे कारण पर, जिसके मुताबिक पुतिन खुद सत्ता से बेदखल हो जाएं। जेलेंस्की पर बम बरसाते बरसाते पुतिन खुद थक जाएं, क्योंकि ना अमेरिका ना यूरोप यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजना बंद करने वाले हैं। नतीजा होगा कि युद्ध इतना लंबा खिंचेगा कि पुतिन उससे पहले ही सत्ता से विदा हो जाएंगे और युद्ध का अनचाहा नतीजा खुद ब खुद निकल आएगा। तीसरी वजह, पुतिन यूक्रेन के साथ डील कर ले। इसकी संभावना तो नहीं दिखती, लेकिन यह होना भी असंभव नहीं। С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались. क्योंकि पुतिन ने विक्ट्री डे पर अपने भाषण में यूक्रेन के खिलाफ नया ऐलान नहीं किया था, बल्कि यूक्रेन के खिलाफ अब तक अपने उठाए कदमों का बचाव ही किया। बड़ी तादाद में लोगों की मौत, बच्चों का अनाथ होना पूरी दुनिया को खटक रहा है। युद्ध लंबा भी खिंच रहा है। लिहाजा पुतिन अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के साथ मिल यूक्रेन से कोई इज्जत वाली डील कर ले, यानी युद्ध का कूटनीतिक हल निकल जाए। इसके बाद आते हैं चौथी वजह पर, यानी जेलेंस्की क्राइमिया और डोनबास के कुछ हिस्से पर रूस की संप्रभुता स्वीकार कर ले, तो इसके बदले में पुतिन यूक्रेन की आजादी और यूरोप के साथ उसके संबंधों को स्वीकार कर सकते हैं। ऐसी संभावना नहीं लगती, लेकिन ऐसा होना असंभव भी नहीं। ऐसी तस्वीर खूनी संघर्ष के मलबे से उभर भी सकती है। पांचवी वजह हो सकती है कि अगर पुतिन चेचन्या की तरह युद्ध चलते रहने दें, यानी युद्ध बिना किसी तारीख के ऐलान के साथ चलता रहे, तब तक जब तक पुतिन को ना लगे कि अब इससे रूस को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, यानी युद्ध का कोई नतीजा ही ना निकले। ये होना भी फिलहाल मुश्किल दिख रहा है, लेकिन जंग में कभी संभावना के दरवाजे बंद नहीं होते और दुनिया की ऐसी कोई जंग नहीं जिसका अंत ना हुआ। रूस यूक्रेन जंग भी खत्म होगी, लेकिन वो तारीख कौन सी होगी, फिलहाल वक्त के गर्भ में कैद है। इरपिन की सिटी मार्केट को रूसी सेना ने तबाह कर दिया था। इस सिटी मार्केट में रूस के 2 रॉकेट आकर गिरे थे, जिसने पूरी मार्केट को मलबे में तब्दील कर दिया। इरपिन की ये सबसे बड़ी मार्केट बताई जाती है। एक रिपोर्ट आप देखिए। रूसी सेना ने यहाँ पर क्या हाल किया है, तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। इरपिन शहर छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ की सिटी मार्केट काफी बड़ी है, जहाँ पर लोग शॉपिंग करने आते थे। लेकिन अब यहाँ पर सामान नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर जला हुआ सामान पड़ा है और अभी भी जलने की बदबू आ रही है। आप समझिए कि जब रूसी सेना कीव की तरफ दाखिल होना चाहती थी, तो इरपिन पर यहाँ तक रूसी सेना पहुंच गई थी और बर्बरता की कहानी ये तस्वीरें बयां करती है। ये शेल्फ आप देखिए, ये बच्चों के यहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जो बर्बाद हो चुके हैं। आगे हम आते हैं तो ये जली हुई बोतलें आप देख सकते हैं, सारा सामान देख सकते हैं, अलग अलग बोतलें